हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एफसीआई के यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार में। आज अपन बात कर रहे थे पेपर 9 केमिस्ट्री सॉल्यूशन की, जिसका 30 क्वेश्चन का अपन अपलोड कर चुके हैं वीडियो। आज मात्र 15 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बताया करो। तो यदि किसी को फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप निश्चित हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और वहां अपने डाउट बता दिया करो। हमारी टीम आपको हर एक क्वेश्चन के आपके जवाब दिया करेगी। तो साथियों, ये जो टेस्ट सीरीज है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के लिए स्टार्ट की गई है संस्कृत डिपार्टमेंट में। तो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर दिसंबर माह में होने जा रहा है। तो उसके लिए हम एक फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज में क्या सीन रहेगा हमारा? 20% सिलेबस। 20% सिलेबस के कितने टेस्ट होंगे? 5 टेस्ट होंगे। उसके बाद में 3 फुल लेंथ के टेस्ट होंगे। 3 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और उसके साथ 3 टेस्ट हम फुल लेंथ के 3 टेस्ट कराएंगे। फुल लेंथ पेपर फर्स्ट के होंगे। ऐसा कॉम्बो होगा, यानी टोटल 11 टेस्ट हम करवाने जा रहे हैं। और ये कब स्टार्ट हो गई? ये सितंबर माह में स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों, एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि सितंबर में हम लॉन्च करेंगे, जिसमें 11 टेस्ट होंगे और बहुत ही नाम मात्र की फीस में 31 रुपए पर टेस्ट। और यदि कोई ऑफलाइन देना चाहे तो ऑफलाइन हमारा एड्रेस है बग्गूवाला कुआ टैगोर स्कूल, जो कि बग्गूवाला कुआ पे स्थित है। आप वहां पे 51 रुपये पर टेस्ट के हिसाब से आप दे सकते हो। ऑफलाइन आपको सारे टेस्ट देने होंगे। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगामी 5-7 दिन में, तो आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो ये जो टेस्ट है ये आरपीएससी के पैटर्न पे आधारित होंगे। साथ में इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चनों का समावेश होगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज होगी। जिस साथी ने खूब सारी कोचिंगों से टेस्ट दिए, आप अलग अलग कोचिंगों से टेस्ट दो, ताकि आपको वहां पे हर एक कोचिंग में कुछ ना कुछ खूबी होती है, कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चन डालते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि 5-6 कोचिंगों के आप टेस्ट लगा लोगे तो मेन एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साथियों, बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। 31 ताजा बना हुआ अवक्षेप किसके द्वारा कभी कभी कोलाइड विलयन में परिवर्तित हो जाता है? इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि ये बोल रहा है कि हम कोलाइड विलयन बनाना चाह रहे हैं। तो कौन सा ऐसा मेथड होगा जिससे हम कोलाइड विलयन बना सकते हैं? तो ऐसे मेथड का नाम बताना है। तो इसका आंसर होता है पेप्टेन। पेप्टेन क्या होता है? कोलाइड बनाने की विधि होती है। तो मैं कुछ विधियों के नाम लिखता हूं जो कोलाइड बनाने के काम में आती है, आप उनको नोट कर लेना। तो कोलाइड बनाने की विधियां कौन कौन सी होती है? पहली विधि होती है, वो होती है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत परिक्षेपण। और वैद्युत परिक्षेपण में फेमस विधि होती है, वो होती है ब्रेडिंग आर्क मेथड। ब्रेडिंग आर्क मेथड। तो एक तो ये होती है कोलाइड बनाने के लिए। दूसरा होता है पेप्टीकरण या पेप्टेन भी बोलते हैं इसको। तीसरा क्या होता है? यांत्रिक परिक्षेपण। यांत्रिक परिक्षेपण। और चौथा क्या होता है? रासायनिक विधि। रासायनिक विधि। और रासायनिक विधि में तीन और चार होती है रासायनिक विधि में। एक होता है द्विक अपघटनी। द्विक अपघटनी को क्या बोलते हैं? डबल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन। इसके अलावा एक होती है अपचयन, रिडक्शन। एक होती है ऑक्सीकरण और एक होती है जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। ये इन्हीं विधियों से हम कोलाइड बना सकते हैं। तो देखो, क्या सकंदन वाली विधि है? नहीं है। क्या विद्युत उत्पादन कोई विधि होती है? नहीं। विद्युत परिक्षेपण विधि होती है। क्या विसरण कोई विधि है? ये भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पेप्टन। पेप्टन क्या है? विधि है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की 32। किस विधि द्वारा द्रव विरागी सोल यानी लियोफिलिक
लियोफोबिक सोल का रक्षण किया जाता है। देखो सीधा सीधा यही है, ये अपने डेफिनेशन से उठाया हुआ क्वेश्चन है। आरपीएससी में कई बार डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आता है, ये अपने को पता होना चाहिए कि द्रव विरागी सोल है। हमें पता है द्रव विरागी सोल क्या होते हैं, इनके ऊपर ये जल्दी से क्या होता है, इनका पीपीटी नहीं बन पाती है। तो इसको पीपीटी बनाने के लिए हम क्या इसके ऊपर किसकी कोटिंग करते हैं, इसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं द्रव स्नेही सोल की। तो द्रव स्नेही सोल क्या करते हैं, द्रव विरागी सोल इसके अंदर फिट हो जाएगा, तो वो उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन कर लेगा एक तरीके से। तो कौन सा होता है, द्रव रागी सोल मिलाकर। तो देखो इसमें क्या होता है, आप एक इसमें लाइन लिखो कि द्रव स्नेही, यहाँ पे लिखो द्रव स्नेही सोल का द्रव विरोधी सोल का द्रव विरोधी सोल को अवक्षेपित या स्कंदित, अथवा क्या होगा, स्कंदित होने से रोकने का गुण क्या होता है, रक्षण कहलाता है। का गुण क्या कहते हैं, उसको रक्षण या प्रोटेक्शन कहते हैं। तो प्रोटेक्शन की सीधी सीधी यही डेफिनेशन होते हैं कि द्रव विरोधी सोल है, उसमें हम द्रव स्नेही सोल का क्या करा देते हैं, ऊपर उसकी कोटिंग करा देते हैं, ताकि वो स्कंदित होने से बचा जा सके, यानी पीपीटी बनाने से बचा जा सके। तो सीधा सीधा उसके अंदर क्या आ जाएगा, द्रव रागी सोल। ये डेफिनेशन से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो 33 नंबर लगा दो स्टार, 4 स्टार लगा दो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए क्वेश्चन, और ये आपको होना भी चाहिए। पनीर, देखो पनीर, अब आप खुद सोचो पनीर क्या होता है। पनीर पनीर हमें पता सॉलिड होता है, लेकिन पनीर में कुछ क्या, थोड़ा बहुत लिक्विड भी तो होता है पनीर में। टाइट थोड़ी ना होता पूरी तरह से, सॉलिड थोड़ी ना होता, उसके अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड होता है। तो ये क्या किस में होगा, द्रव का ठोस में प्रक्षेपण, द्रव का ठोस में प्रक्षेपण। देखो ठोस तो माध्यम हो गया, और ये अवस्था है एक तरीके से थोड़ी सी इसके अंदर होगा। तो ठोस पनीर का क्या होगा, ठोस में प्रक्षेपण हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जेल बोलते हैं। ये क्या हो गया, जेल हो गया। ठीक है, तो पनीर का क्या हो गया, पनीर हो गया द्रव का ठोस में परिवर्तन, यानी इसका 4 नंबर आ जाएगा। अब देखो प्यूमिस पत्थर, प्यूमिस पत्थर क्या होता है, प्यूमिस पत्थर को याद करो आप, गैस का ठोस में हो गया, गैस का ठोस में। प्यूमिस पत्थर क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन उसके अंदर गैस भरी हुई होती है। तो इसका गैस का ठोस में हो गया, ये 3 हो गया। और जब भी गैस का ठोस में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर। फिर दूध, दूध हमें पता है लिक्विड प्लस लिक्विड से बनता है, यानी द्रव का द्रव में होता है, तो 1 नंबर आ गया। और इसको क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। इमल्सन बोल दो या पायस बोल दो। फिर देखो पेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेंट। पेंट का क्या होता है, ठोस का द्रव में प्रक्षेपण। पेंट हमें पता है लिक्विड सा होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ठोस होता है, नहीं तो लिक्विड की वो बहने वाला प्रवृत्ति होती है। हमें पता है पेंट बहता नहीं, इसका मतलब गाढ़ापन होता है। गाढ़ापन किसकी वजह से होता है, इसका मतलब सॉलिड है उसके अंदर। तो क्या होगा, ठोस का द्रव में होगा, तो इसी सेकंड आ जाएगा। तो जब भी ठोस का द्रव में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं सोल। तो ये एग्जांपल सोल का आ गया। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2 पहला आंसर ये आ जाएगा। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, जिसकी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है ढंग से वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। आप तो इनमें देख लिया करो, पनीर का कौन सा गुण होता है, पनीर सॉलिड होता है, लेकिन उसके कुछ कुछ हिस्सा लिक्विड में होता है। इसी प्रकार प्यूमिस पत्थर सॉलिड होता है, लेकिन उसमें गैस भरी हुई होती है। दूध में क्या होता है, दूध प्लस पानी का मिश्रण होता है, तो इसको हम इमल्सन बोलते हैं। पेंट क्या होता है, पेंट हमें पता है लिक्विड के साथ में थोड़ा बहुत सॉलिड होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ठोस का द्रव में परिक्षेपण। अब बात करेंगे 34। निम्न में से किस विद्युत अपघट्यों में से सोल के लिए किसका स्कंदन मान अधिकतम होगा। मैंने कल भी बात की थी, जिनमें जिसका आवेश अधिक होता है, जिसका आवेश अधिक होगा उसकी स्कंदन क्षमता भी अधिक होगी। उसकी क्या होगी, स्कंदन क्षमता भी अधिक होगी। ये कौन सा रूल बताता है, ये हार्डी सुलजे रूल बताता है। अपने कौन सा रूल बताता है, हार्डी सुलजे का नियम बताता है। तो हमें स्कंदन मान अधिकतम पूछा है, तो किसके लिए होगा, जिसका चार्ज अधिक हो तो अधिकतम होगा। और यहाँ पे चार्ज किसका अधिकतम है, चार्ज हमें पता है। देखो यहाँ तो सभी पॉजिटिव है, अन्य प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ देखो S-2 है, ये -3 है, फिर -2 है, -1 है। हमें पता है PO4 -3, इस पे सबसे ज्यादा चार्ज है, तो इसकी स्कंदन मान सबसे अधिक होगा। अब बात करेंगे अब 35 की। लिंकेज समावेता दर्शाने वाला संकुल। सीधा सीधा मैंने जो क्वेश्चन आपको करवा रखा है, मेरे जो आप यदि किसी ने लेक्चर नहीं देखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का,
तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर देखो, आप सर्च करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय सुभाष सर, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सभी कोऑर्डिनेशन की, आप वहां पे लेक्चर देखना। तो वहां पे मैंने एक बात बताई रखी, लिंकेज समवेता के बात बताइए मैंने कि वहां लिंकेज समवेता कौन दर्शाते हैं, लिंकेज समवेता को, तो लिंकेज समवेता को उभय दंतु लिगेंड दिखाते हैं, उभय दंतु लिगेंड। और उभय दंतु लिगेंड कौन कौन से होते हैं, NO2 मैंने बता रखा है, ONO, CN, NC, ऐसे मैंने वहां पे खूब एग्जांपल दे रखा है। अपने देखो यहाँ पे ये क्या EN उभय दंतु लिगेंड है, नहीं है। क्या NH3 है, नहीं है। क्या EN है, NO2 है, हाँ NO2 है। NO2 होने की वजह से ये क्या होगा, लिंकेज समावेता दर्शाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 नंबर। हमेशा लिंकेज समावेता फिक्स कर लो आप दिमाग में, सिर्फ उभय दंतु लिगेंड ही लिंकेज समावेता दर्शाते हैं। NO2 हो गया, ON हो गया, CN हो गया, SCN हो गया, NCS हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, लिंकेज समावेता के एग्जाम्पल है। अब बात करें 36, ये मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि इसका डिटेल वीडियो कोऑर्डिनेशन का अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप वहां पे जाओगे समझ सकते हो, वहां पे आपको सारा डिटेल में करवा रखा है मैंने। देखो डेल्टा नोट का मान न्यूनतम होगा, ये बात भी मैंने बता रखी है, डेल्टा नोट का मान कब न्यूनतम होगा, का मान मिनिमम, मिनिमम कब होगा, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तब डेल्टा नोट का मान क्या होगा, कम होगा। ये बात मैंने बता रखी है, डेल्टा नोट 4 चीजों पे डिपेंड करता है, आवेश पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड पे, और 4D 3D 5D की मेटल पे। तो आपको जहां वीक फील्ड लिगेंड होगा वहां डेल्टा नोट का मान कम होगा, तो हमें वीक फील्ड लिगेंड का मेटल देखना है। अभी कौन सा लिगेंड है, वो दुर्बल क्षेत्र में है। क्या CN दुर्बल क्षेत्र का होता है, नहीं होता है। क्या NH3 नहीं होता है, ये भी नहीं होता। यदि अपन दुर्बल क्षेत्र का क्रम पूछे, दुर्बल क्षेत्र का, तो हमें पता है कि सबसे लास्ट में सबसे पहले कार्बन स्ट्रॉन्ग में होता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो, दुर्बल क्षेत्र का बात करें तो सबसे ज्यादा पहले एलाइड आएगा, एलाइड सबसे ज्यादा दुर्बल होते हैं, फिर ऑक्सीजन वाले होंगे, फिर नाइट्रोजन वाले होंगे, फिर कार्बन वाले होंगे। तो देखो एलाइड का सबसे ज्यादा दुर्बल क्षेत्र में होते हैं, तो एलाइड कौन से है, Cl, Cl सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन वाला होगा NH2 होगा, फिर NH3 होगा, और फिर क्या होगा, CN होगा। तो दुर्बल क्षेत्र कौन सा हो गया, Cl वाला हो गया। तो Cl के लिए क्या होगा, डेल्टा नोट का मान न्यूनतम होगा, ठीक है। मैंने इसके दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र के लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, शॉर्ट ट्रिक, कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक में इसको याद करें। तो उसकी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके, एक 30 सेकंड की वीडियो है, वहां आप आराम से आसानी से बता सकते हो कौन सा दुर्बल क्षेत्र और कौन सा प्रबल क्षेत्र वाले लिगेंड है। अब बात करते हैं 37 की। ये देखो ये सीधी सीधी क्वेश्चन है, ये बार बार अपने वहां पे करवाए हुए क्वेश्चन है, आप जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा बहुत ही इजी इजी चीजें अब मेरे समझ में आने लग गई। ये बोला कौन सा संकुल ज्यामिति और प्रकाशी दोनों समवेता दर्शाता है, तो मैंने वहां पे एक चीज करवा रखी है, MAA का होल ट्वाइस B2। ये संकुल क्या होता है, ये संकुल प्रकाशिक भी दिखाता है और ज्यामितीय भी दिखाता है, प्रकाशिक भी दिखाता है और ज्यामितीय। MAA2B2, MAA2 का मतलब हो गया एक बाइडेंटेंट लिगेंड होना चाहिए, और B2 एक दूसरा लिगेंड होना चाहिए, दोनों समान होने चाहिए। देखो तो EN हमें पता है बाइडेंटेंट लिगेंड, तो इथाइलिन डाई एमीन, तो CH2 देखो NH2 NH2, इसमें क्या है, दोनों डोनर साइड सेम है, नाइट्रोजन है, तो इसको बोलते हैं हम AA, ठीक है। तो यानी M, कोई ऐसी मेटल, यहाँ पे मेटल हमें पता है फिक्स की हुई है, PT सब में PT है, तो मेटल क्या होगी, PT EN का होल ट्वाइस होनी चाहिए। और B2 कुछ भी हो सकता है, दो लिगेंड समान होने चाहिए। देखो यहाँ पे Cl ले रहे हैं तो Cl2, यानी इस तरह का कोई कंपाउंड होना चाहिए। तो ये दोनों, ये जो कंपाउंड है ये प्रकाशिक प्लस ज्यामिति दोनों दर्शाता है। तो देखो PTEN की होल ट्वाइस Cl2, यानी डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ इस तरह का आपकी समझ में आ रहा है। यदि इसको कोई डिटेल सॉल्यूशन चाह रहा है कि सर मेरे को पूरा डिटेल में बताओ, तो मैंने प्रकाशिक समवेता नहीं, हमने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यानी उप सहसंयोजक समवेता का अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहां पे देखो, उसको ध्यान से पढ़ोगे, एक एक वहां पे पॉइंट, छोटे से बारीक से पॉइंट को मैंने ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई है, तो आप ये सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप ये चुटकियों में लगेगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जिसने भी नहीं देखी है वो अभी जाके तुरंत देखो। लिंक आपको सबके सभी जितने भी कोऑर्डिनेशन के लेक्चर हुए हैं उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 38। निम्नलिखित साइनो संकुल में से किसके अनुचुंबकीय व्यवहार का मान न्यूनतम होगा। अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय का मान क्या होता है, अनुचुंबकीय
अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण कम होना, अनुचुंबकीय गुण कम होना, इसका मतलब क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कम होना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का भी कम होना, कम होना। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम किस में हो गए, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम कब हो गए, जब पेयरिंग होगी। जब क्या होगा, जब पेयरिंग होगी, पेयरिंग यानी युग्मन होगा, युग्मन होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा। युग्मन कौन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले कराते हैं। ठीक है, तो यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो उसमें क्या होगा, पेयरिंग होगी, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो अनुचुंबकीय गुण का मान भी कम हो जाएगा। लेकिन हमें पता है यहाँ तो CN सभी में सेम है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो सेम है। तो हम मेटल पे देखते हैं कि मेटल पे चार्ज देखो। अब देखो यहाँ पे Mn3+ है, मेटल 3+ है, यहाँ पे देखो क्रोमियम 3+ है, और यहाँ पे देखो CO+3 है, और यहाँ पे Fe3+ है। अब Mn 25, 25 में से 3 गए 22, तो 22 को बोलते हैं हम D4। फिर यहाँ पे देखो 24 में से 3 गए 21, इसको हो गया D3। 27 में से 3 गए तो बच गए कितने, 24 यानी D6, और 26 में से 3 गए 23 तो D5। अब इनको देखो D3, हमें पता है कि D3 तक पेयरिंग नहीं होती, उसके बाद में स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 और फिर 4, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी है इसमें, 2। D3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। D6 में देखो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। D5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी है, 1। तो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में, C ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, C ऑप्शन, क्योंकि हमें सबसे कम वाला पूछा है, तो सबसे कम वाला C ऑप्शन में आएगा। ठीक है, ये सारे डिटेल में आप देखोगे तो वहां आपको मिल जाएगा सारों का सॉल्यूशन। अब देखो 39 नंबर कि हमें ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए, कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन विन्यास को अनुपालन करता है। देखो EAN का कैसे निकालते हैं हम, EAN निकालते हैं परमाणु क्रमांक माइनस आवेश प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये एक अपना EN का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो EN निकालो, आप पहले कॉम्प्लेक्स में निकालो, पहले वाले में निकालेंगे Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26, तो EAN बराबर आ गया 26 माइनस, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है तो कोई भी चार्ज नहीं है, 0, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन कितने है, 5 5 है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो देखो 26 प्लस 10 कितने हो गए, 36, तो इसके EN कितना आ गया, 36। और हमें पता है 36 वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अनुपालना करते हैं। फिर दूसरा देखो NiCO4, Ni निकल कितने पे आता है, 28, तो इसका परमाणु क्रमांक 28 आ गया। क्या CO हमें पता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे चार्ज कुछ भी नहीं आएगा, प्लस कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4, तो 4 इंटू 2 आ जाएगा, तो 28 प्लस कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 36, तो ये भी पालन कर रहा है। फिर तीसरा देखो, तीसरा K4FeCN6, K4FeCN6, तो इसमें सबसे पहले आप आवेश निकालो, तो हमें पता है ये 4 के है, तो ये +4 का चार्ज होगा, इस पे +4 है तो कॉम्प्लेक्स पे -4 आएगा। तो देखो Fe पे निकालना है x +6, Cn का कितना होता है -1, बराबर कितना आ जाएगा, -4, तो x -6 बराबर -4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो EAN निकालो आप तीसरे के लिए। Fe हमें पता है किस पे आता है, 26 पे आता है, माइनस आवेश कितना है, 2 है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 इंटू 2 आ गया। तो देखो 24 24 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा, 36, तो ये भी पालना कर रहा है। चौथा देखो, चौथे में आप वापस से इसका क्या है, Na3 Cu SCN की होल पावर 4 आ गया। अब इसमें आप चार्ज निकालो, तो देखो ये +3 है, तो इस पे कॉम्प्लेक्स पे कितना है, -3, कॉपर का निकालना है, +4, SCN हमें पता है -1 होता है, बराबर -3, तो देखो x -4 बराबर -3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। कॉपर, अब देखो कॉपर कितने पे आता है, 29, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29, माइनस आवेश कितना, +1, प्लस हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 इंटू 2, तो ये हो गया 28 प्लस 8, कितने हो गए, 36। इसका मतलब सारे के सारे क्या होते हैं, EAN को पालना कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी सभी C ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, संकुलों के उस युग्मन का चयन कीजिए जो चतुष्फलकीय ज्यामिति रखता है तथा प्रतिचुंबकीय हो। देखो प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है, डाई मैग्नेटिक, और इसका मतलब क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0 होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन Zn2+, Zn2+ का हमें पता है कि D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है,
क्योंकि Zn में क्या होता है, Zn का होता है D10S2, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो D10, D10 में आप जब भी इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ये तो पूरा भरा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका पूरा भरा हुआ है, तो इसकी ज्यामिति क्या आएगी, sp3 आएगी। sp3 ज्यामिति वाला कौन सा होता है, चतुष्फलकीय, तो इसकी क्या आएगी, sp3। और NiCO4 ये भी फिक्स है सर का, अब बार बार रखते आ रहे हैं NiCO4, NiCO4 का कितना होता है, 28, 28 का मतलब 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी 10 हो गया, फिर S और फिर P, तो ये भी sp3 आ गया, ये भी sp3 आ गया। अब देखो क्या इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, Zn2 वाले में नहीं है, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कितनी है, 0, और NiCO4 में भी n की वैल्यू कितनी है, 0, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। हमें यही बात पूछी हुई है कि ऐसे कि दोनों क्या हो, ऐसा यौगिक का युग्म जो चतुष्फलकीय भी हो और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो, 0, तो वो क्या आ जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि किसी को नहीं आ रहा है समझ में तो आप हमारा कोऑर्डिनेशन का पूरा लेक्चर देखो, उसके बाद आप चुटकियों में कर दोगे। तो यहाँ पे मैं इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यदि किसी के वास्तव में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोऑर्डिनेशन के लेक्चर देख लेना, आपको प्रॉब्लम वहां से दूर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, N2 का अणु कक्षक विन्यास है। अब मैंने ये बात बता रखी है कि 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 14 से कम इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होता है, 2s2p मिक्सिंग होती है, 2s2p मिक्सिंग होती है। और 2s2p मिक्सिंग में मैंने क्या बोल रखा है कि पाई क्या वैल्यू पहले आएगी, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होता है, पहले पाई आता है, पाई 2px पाई 2py, फिर क्या आता है, सिग्मा 2pz आता है। अब हमें पता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप 14 इलेक्ट्रॉन भर लो इसमें, तो 14 कैसे भरोगे, 2 4 6 8 10 12 और 14, यानी नाइट्रोजन N2 का ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो देखो के किसको बोलते हैं, के हम बोलते हैं सिग्मा 1s को, तो के और के स्टार आ गया, तो के सिग्मा 1s और के सिग्मा 1s स्टार भी आ जाएगा, तो यानी के किसको बोलते हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s एक साथ आते हैं तो उसको हम बोलते हैं के। तो ये सिग्मा वाला आ गया, फिर सिग्मा 2s आ गया, सिग्मा 2s आ गया, फिर देखो सिग्मा स्टार 2s आ गया, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आएगा, सिग्मा 2px आना चाहिए, क्या पहले, नहीं पहले क्या आना चाहिए, पाई 2px आना चाहिए, पहला आएगा पाई 2px आएगा, और फिर क्या आएगा, सिग्मा 2pz आएगा, तो ये नहीं आएगा। फिर देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s ये है, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, ये क्या है, सिग्मा, तो ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। आप देखो 42 नंबर क्वेश्चन, एमओ सिद्धांत के अनुसार दी गई नाइट्रोजन स्पीशीज की सूची में कौन से उसके बढ़ते हुए बंद कोटि को प्रस्तुत करता है, बॉन्ड ऑर्डर को। हमें पता है, ये बात भी मैंने एमओटी के लेक्चर में बता रखी है कि बंद क्रम 14 वाले को मैंने बताया था, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बंद क्रम कितना होता है, 3, उसके बाद यदि आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो बंद क्रम कितने से कम होता है, 0.5 से, तो इसका आ जाएगा 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए बंद क्रम कितना आ जाएगा, 2, ऊपर 13 इलेक्ट्रॉन करोगे तो बंद क्रम कितना आ जाएगा, 2.5। अब देखो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, N2 माइनस हमें पता है 14 N2 में होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया यानी 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, N2 माइनस 14 तो होती है, उसमें 2 एक्स्ट्रा आ गया यानी 16 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बंद क्रम कितना, 3, 15 वाले के लिए कितना होता है, 2.5, 2.5, और 16 वाले के लिए कितना होगा, 2, तो सबसे ज्यादा बंद क्रम किसका होगा, N2 का, उसके बाद किसका होगा, N2 माइनस का, फिर किसका होगा, N2 माइनस का, ये ऐसा क्रम आना चाहिए, तो यानी सीधा सीधा कौन सा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन, 42 में क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। फिर देखो 43 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए एस्को में से किस में कॉपर तथा आयरन दोनों है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो स्टार। ये ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी में आते आते हैं। तो देखो क्यूप्राइट, आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट क्या होता है, CU2O आता है, फिर आता है चाल्कोसाइट, चाल्कोसाइट किसको बोलते हैं, Cu2S को बोलते हैं, फिर चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट किसको बोलते हैं, CuFeS2, फिर मेलेकाइट, मेलेकाइट का क्या फॉर्मूला होता है, CO2CO3OH का होल ट्वाइस। तो देखो यहाँ पे कॉपर मेटल है, यहाँ पे सिर्फ कॉपर धातु है, यहाँ पे कॉपर और Fe दोनों धातु आ गई, यहाँ पे भी कॉपर आई, हमें क्या पूछा हुआ, कॉपर और आयरन, कॉपर और आयरन देखो सी ऑप्शन में आ रही है, तो सीधा सीधा चाल्कोपाइराइट, ये चारों आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्यूप्राइट यानी Cu2O, चाल्कोसाइट Cu2S, चाल्कोपाइराइट CuFeS2, मेलेकाइट Cu2CO3OH का होल ट्वाइस। अब बात करते हैं 44 नंबर,
44 नंबर में देखो 56 परमाणु क्रमांक वाला तत्व किस ब्लॉक से में है। ये मैंने बार बार कई बार क्वेश्चन करवा चुका हूं आपके लिए। हमें क्या याद रखना है इसमें, इसमें हमें एक याद रखना है कि 2, 10, 18, 36, 54 ये किसका होता है, नोबल गैस का। हमें किसका याद रखना है, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। तो ये 54 आ गया नोबल गैस का। उसके बाद 55वां हमें पता है, वापस नोबल गैस के बाद में क्या आता है, इधर एस ब्लॉक आएगी। तो ये 55वां एस ब्लॉक, 56वां भी एस ब्लॉक, ये दोनों एस ब्लॉक में आएंगे। ठीक है, तो ये 56वां ये एस ब्लॉक के कौन से में आएंगे, क्षारीय धातु में आएंगे, क्षारीय मृदा धातु में आएंगे, क्षारीय मृदा धातु में आएंगे। तो हमें पूछ लिया जाए 56वां कौन से में आएंगे, एस ब्लॉक में आएगा। तो ये दोनों एस ब्लॉक के आएंगे। तो 56वां किस में आएगा, एस ब्लॉक का तत्व है। तो एस ब्लॉक के ब्लॉक में आएगा 56 परमाणु क्रमांक वाला तत्व। ठीक है, तो आप सीधे सीधे कुछ नहीं करना, नोबल गैस का याद रखना। नोबल गैस के बाद में हमें पता है एस ब्लॉक आता है, फिर एस ब्लॉक के साथ में डी ब्लॉक एलिमेंट चालू होता है एक, फिर एफ ब्लॉक आता है, फिर पी ब्लॉक आता है, ऐसे। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। डी वाले हमें पता है कि 3D तक तो यही आएगा। यदि 4D सीरीज आ जाए तो उसमें 4D में एक एलिमेंट 4D का आएगा, फिर एफ चालू हो जाएगा, एफ सीरीज। एफ सीरीज के कितने होंगे, 14 एलिमेंट होंगे। ऐसे क्वेश्चन आप खूब कर लिए, मेरे हिसाब से अब कोई गलत नहीं होना चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मेटाबोरिक अम्ल है। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है मेटाबोरिक अम्ल का। क्या फॉर्मूला होता है, HbO1 की होल n। ठीक है, यदि n बराबर 1 होगा तो क्या होगा, HbO2। n बराबर 2 होगा तो क्या होगा, H2B2O4। n बराबर 3 होगा तो क्या होगा, H3B3O6। ये मेटाबोरिक एसिड है। तो देखो HbO2 सीधा सीधा आंसर आ गया, HbO2। H2B4O7, H2B2 आना चाहिए, ये नहीं होगा। H3BO3 इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक अम्ल, ऑर्थोबोरिक अम्ल। और B2O3 इसको क्या बोलते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो सीधे सीधे आंसर क्या जाए, 45। उम्मीद करता हूं आपको केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। शॉर्ट एंड स्वीट सॉल्यूशन करवाया है। यदि किसी के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिक्कत है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, MOT का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके सारे वीडियो देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। और ये क्वेश्चन कोई हमारे ऐसे नहीं है कि खुद के बने हुए, ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी है, कुछ NCERT के क्वेश्चन भी है। तो आप देखोगे आप चुटकियों में आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो आप निश्चित रहे कि यदि ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं आपके, तो RPC सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है उनमें भी पक्का यहीं से क्वेश्चन उठाएंगे। वो भी आपको 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि उनके भी सारे सारे केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन लगा दोगे। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।